ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, जिसका नाम है आज रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इस टॉपिक का मतलब ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। इस पर हम डिस्कस करें तो 2, 4, 10 घंटे तक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो लेक्चर होगा आपके क्लास 12 की जो टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी है, उससे बेस रिएजेंट को हम पढ़ेंगे और उस रिएजेंट को भी उसी दायरे में पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी ने हमको रिकमेंड किया है, जितना हमारे सिलेबस में उसने रखा है। लेकिन फिर भी इस को पढ़ने में समय तो लगेगा ही, और हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और समझ समझ करके पढ़ेंगे। ये रिएजेंट वो टॉपिक है, अगर मेरा रिएजेंट क्लियर हो जाए, किसी स्टूडेंट का रिएजेंट क्लियर हो जाए, तो समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए आज से हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएजेंट की जो सीरीज है इसको शुरू करें। तो आगे बढ़ते हैं। हम रिएजेंट को आगे समझें इससे पहले तो सबसे पहले हमारे मन में आ जाता है रिएजेंट है क्या? क्या है रिएजेंट? और जब रिएजेंट क्या है, इस प्रश्न को समझना है तो इससे एक एग्जाम्पल हम ले और उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो एक सब्सटेंस होता है जिसे आप बोलते हैं सबस्ट्रेट। इस पर आपका रिएजेंट अटैक करता है, फिर आपका बनेगा कोई इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बोले तो मध्यवर्ती, और फिर फाइनली आपका बनेगा प्रोडक्ट। ये मेरा। अब आपके मन में अभी जो क्वेश्चन था वो तो अभी कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, रिएजेंट क्या है। इस रिएजेंट को समझने के लिए बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए, हमारे पास क्या है, दूध है और हमारे पास चीनी है। ये मेरा सबस्ट्रेट है। इसमें हम रिएजेंट क्या डालते हैं? रिएजेंट में हमने एक रिएजेंट हम ले रहे हैं, वो रिएजेंट हमारा है अदरक और चाय पत्ती। आप समझ चुके होंगे क्या बनने वाला है। आपकी कप में रखी हुई जो गर्मा गर्म चाय है वो बन। लेकिन इसी में अगर हम दूसरा ले आए, दूसरा हम क्या ले आए हैं, हम लेकर आए हैं चावल और हम ले आए हैं मेवा। ऐसी स्थिति में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनेगा खीर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस एग्जाम्पल को समझ गए हो तो याद रखिए, ये जो हमने अदरक और चाय पत्ती डाली है, ये जो हमने अदरक और चाय पत्ती, ये चावल और मेवा जो हमने डाला है, यही वो सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन के डायरेक्शन को, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि क्या बनेगा। तो किसी भी रिएक्शन में यदि हम कोई सब्सटेंस डालते हैं जिससे ये डिसाइड होता है ये प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। अब इस रिएजेंट को समझिए, ये रिएजेंट करता क्या है, रिएजेंट रिएक्शन में जाकर के क्या करता है। तो जब हमारे मन में आए कि रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट यानी अभिकर्मक क्या करता है, तो सबसे पहले तो मुझे यही समझना होगा कि रिएक्शन में क्या होता है। अगर रिएक्शन में क्या होता है, जो होता है वही रिएक्शन में रिएजेंट करता है। मेरे पास दो प्रश्न, रिएजेंट क्या करता है, इससे पहले अगर हम बात करें तो मुझे सबसे पहले समझना होगा कि रिएक्शन में क्या होता है। जब रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सही, इसको भी मुझे समझना पड़ेगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका रिएक्शन है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी और पी क्यू आपस में रिएक्शन करके क्या कर लिया, एपी और पी क्यू बना लिया।
अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि एक बात आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें सारे कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक है। इसमें जो बांड बना हुआ है वो सहसंयोजी बांड है। तो जब भी रिएक्शन को देखो ध्यान से, पहले बांड हमारा ए और बी के बीच में है, पी और क्यू के बीच में है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ ए का बांड पी से और बी का बांड क्यू से, अगर ऐसी स्थिति को देखें, ये हमारे लिए है ओल्ड बांड, ये भी हमारे लिए ओल्ड बांड है, और ये हमारा क्या है, न्यू बॉन्ड, ये भी हमारा न्यू बॉन्ड। हुआ क्या, इस रिएक्शन में एक ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, पी और क्यू के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो ब्रेक हुआ, और एक नया बॉन्ड ए और बी के साथ और बी और क्यू के साथ बना। इसमें किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, तो रिएक्शन में क्या होता है इसका एक ही जवाब है, पहला है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यानी जो हमारे ओल्ड बॉन्ड हैं, जो हमारे पुराने बॉन्ड हैं, वो पुराने बॉन्ड हमारे टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाएं। तो पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही तो पूरे रिएक्शन में हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो हमारे जो रिएजेंट है, उस रिएजेंट का एक ही काम होता है कि वो सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करे, यानी इसमें करे ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ये काम करता है। अब ये बॉन्ड कैसे तोड़ता है, ये बॉन्ड कैसे बनाता है, किस प्रकार से रिएक्शन के डायरेक्शन को डिफाइन करता है, इसे हम लोग समझेंगे। जब हम इतनी बात समझ गए कि पुराना बॉन्ड तोड़ना है, नया बॉन्ड बनना है, और हम यह भी जानते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी बॉन्ड बॉन्ड जब हम बोलें तो वो बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। मेरे बच्चों, कौन सा बॉन्ड है वो, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट का मतलब सहसंयोजी बंध है। खूब अच्छे से आपने पढ़ा होगा, दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की जब आपसी साझेदारी होती है, ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजी बॉन्ड होता है। जब ये सहसंयोजी बॉन्ड है, जैसे हम मानकर चलते हैं ए और बी के बीच में ये सहसंयोजी बॉन्ड है, यानी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों एटम ने की है। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहें, इनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको आप हटा दीजिए, इनकी शेयरिंग खत्म कर दीजिए, साझेदारी खत्म कर दीजिए। और साझेदारी खत्म करने के पास मेरे पास दो ही चीज है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनको आप डिस्टर्ब कर दीजिए। डिस्टर्ब करने का मतलब इस शेयरिंग को आप खत्म कर दीजिए, और शेयरिंग को खत्म करने का मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए। यानी क्या कर दें, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करा दें। किसका, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में दो सिचुएशन आती है, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तब इसको हम होमोलिसिस कहते हैं, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप इसे हेट्रोलिसिस कहते हैं। मेरे बच्चों, ये जीओसी का छोटा सा पार्ट हो जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप परेशान ना हो। होमोलिसिस से क्या बनता था, फ्री रेडिकल। हेट्रोलिसिस से क्या बनता था, आयंस बनते थे, और आयन में भी पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा या निगेटिव चार्ज आयन बनेगा, वो उस तरह से हम देखेंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता था उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता था, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाता था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे अगर हम देखें इसको कैसे काम करेगा, ये तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि अभिकर्मक क्या है। अभिकर्मक करेगा क्या, अभी हम देखें, ये है आपका ए और बी, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अगर इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ए के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, बी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा, और ये जो बनेंगे इनको हम कहते हैं मुक्त
मूलक। क्या बोलेंगे बच्चों? मुक्त मूलक। आप अंग्रेजी में इन्हें फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर यही आपका जो है इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास ही आ जाए, तो जिसके पास आ जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से आएंगे उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ए की तरफ से इलेक्ट्रॉन गया तो ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास से इलेक्ट्रॉन आया गया तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से बॉन्ड खत्म होता है, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हमारे रिएजेंट का काम ही यही है। रिएजेंट एक ही काम करता है कि बॉन्ड ब्रेक करे और बॉन्ड फॉर्म करे। अब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। यानी बिल्कुल सही, आप अगर देख लिए हो इतनी बात डिस्कशन में के बाद में, तो सारा का सारा तामझाम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, सारा का सारा तामझाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे समझ में आ जाए तो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे रिएक्शन में, या तो भैया कोई भी आएगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे यही इलेक्ट्रॉन की रिचनेस और इलेक्ट्रॉन की पुअरनेस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज कौन है, अगर इसका आइडिया हमें हो जाता है तो रिएजेंट का आइडिया हो जाएगा। और रिएजेंट का आइडिया अगर मुझे हो जाएगा तो रिएक्शन को लेकर के अगर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ भी नहीं आता है, और अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर भी अगर हम कुछ सोचते हैं, तो रिएक्शन के सही होने की संभावना मोर देन 90% सही हो। बस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन में समझ जाए, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को ही समझते हुए हम अलग अलग रिएजेंट को समझेंगे। तो जो हमारा रिएजेंट है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के बेस पर रिएजेंट भी हमारा दो प्रकार का क्या है, रिएजेंट हमारे दो प्रकार के हैं। अभी आप समझ गए, दो ही सिचुएशन आ रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन पुअर। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट, और साथ ही साथ इनके पास लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। इलेक्ट्रॉन पुअर, बिल्कुल सीधी सी बात है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। दो स्टेज, अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आप जानते हैं, अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो ये न्यूक्लियस लविंग होंगे। ये भाई इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, पॉजिटिव सेंटर को। पॉजिटिव सेंटर का मतलब न्यूक्लियस, ये क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग। यहीं से एक दूसरा टर्म हम सीखते हैं, और उस टर्म को हम बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो न्यूक्लियस लविंग होगा, अगर वो न्यूक्लियस लविंग है तो उसके लिए जो एक नाम हम यूज करते हैं, वो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। अगर वो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, उस इलेक्ट्रॉन लविंग का नाम है इलेक्ट्रोफाइल।
फाइल। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो नाम आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? नाभिक से प्रेम करने वाला, यानी नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाला, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, रिएजेंट मुझे मिलेगा दो टाइप का, और वो जो दो टाइप का रिएजेंट मिलेगा वो रिएजेंट हमारे होंगे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, दूसरा हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इस तरह से हम समझ गए हैं कि रिएजेंट हमारे पास कितने प्रकार के हैं? दो। एक तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, दूसरा हमारा मेरे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के मामले में ये पुअर है, न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन के मामले में ये रिच है। बहुत सही। अब ध्यान दें, इसी के बेस पर हमारा सबस्ट्रेट भी, या सबस्ट्रेट में, याद रखना, आपका सबस्ट्रेट या कह लें सबस्ट्रेट में दो टाइप के सेंटर होंगे। एक आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, एक आपका इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर होगा। यानी एक जगह पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी वजह से, चाहे वो बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से, या कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो उसकी वजह से, या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो उसकी वजह से। तो उस सबस्ट्रेट में भी दो टाइप के सेंटर दिख जाएंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर होगा। अगर आपके सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, हो सकता है दोनों हो भाई, अगर कहीं गरीबी है तो कहीं अमीरी भी होगी, कहीं अगर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है तो उसी मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर वह किसी भी सबस्ट्रेट में अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो उस रिच सेंटर यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर अटैक किसका होगा? इस पर अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का। अरे समझ गए नहीं समझ गए? इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ इलेक्ट्रॉन खूब है, तो यहां पर कौन आएगा? गरीब। यहां पर इलेक्ट्रॉन पुअर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां पर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच वाला, दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल। यानी इस पर किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। हम अपनी सुविधा के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के लिए हम जनरली ई या ई प्लस दिखा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक के लिए हम NU माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इस तरह से मेरे बच्चों समझ गए कि इस पूरे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर या इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर अटैक, यही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन का बेस है, यही बेस है। बस आपको ये पहचानना आ जाए, बेस का मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन है। ये मुझे समझ में आ जाए कि हमारा रिएजेंट किस प्रकार का, इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है, तो तुरंत आप अपने सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर की पहचान करें, और वहां से इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर की पहचान करने के बाद में तुरंत हम रिएक्शन को अपने हिसाब से चलाएंगे और रिएक्शन आपका बहुत अच्छे से हो। फिर बच्चों इतना समझ गए? इस पूरे रिएक्शन में या कोई भी रिएजेंट है, मुझे यही बात देखना है और यही बात हमको समझना है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी रिएजेंट पर हम पहुंचे उससे पहले हम एक थोड़ा सा डिस्कशन हम और करेंगे। सपोज दैट
चलो मान लीजिए कि आप सबस्ट्रेट हैं, आपके पास टिफिन है। टिफिन है का मतलब खाने से भरी हुई टिफिन है। तो आपके ऊपर कौन अटैक करेगा? आपके ऊपर अटैक करेगा भूखा आदमी। भूखा आदमी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो आपका सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? जैसे मंदिर के सामने चलिए, मंदिर का मतलब वो कहीं भी ले लीजिए, सॉरी, भंडारा लगा होता है, भंडारे में खाना मिल रहा है, वहां पर भूखे लोग पहुंच रहे हैं। तो यहां पर बस एक ही सिस्टम है इलेक्ट्रॉन के मामले में, और वहां सारा तामझाम इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर, रिच पुअर, पुअर रिच, इनका अटैक है। और इस पूरे अटैक में जो भी है उसका जो बेस है वो बेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पूरी रिएक्शन में आप किसी से भी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये जो भी तामझाम आप पढ़ते हैं, उस तामझाम का जो पूरा उद्देश्य है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और उस ट्रांसफर में बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा? एक रिच सेंटर से पुअर सेंटर की ओर होगा। और हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम एक कर्व्ड लाइन से दिखाएंगे, और ये जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का डायरेक्शन होता है। तो इस तरह से हमने एक बेसिक डिस्कशन हमने रिएजेंट को लेकर के कर लिया है। हम मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वन बाय वन, एक एक करके हम रिएजेंट को पढ़ते जाएंगे, और उस रिएजेंट को पढ़ते पढ़ते हम लोगों के पास इतना नॉलेज कलेक्ट हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन को देख करके हम लोग इजिली फाइंड कर लेंगे कि प्रोडक्ट क्या बने। इस रिएजेंट की सीरीज में जो हम लेकर के आए हैं वो हमारा पहला रिएजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका अपना सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, यानी H2SO4 ये एसिड है। और अगर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो तो हमने खूब पढ़ा होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो H प्लस देते हैं वो एसिड हैं, जो रिएक्शन में OH माइनस देते हैं वो बेस है। रिएक्शन का मतलब वाटर में डिजॉल्व होने के बाद में। ये हमने आरएनएस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वहीं से अगर हम ध्यान दें तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन में दो ही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पुअर, ये समझ लेना है। ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है, एसिड का मतलब ये रिएक्शन में H प्लस देगा। आप समझ रहे हो, प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन के मामले में ये बेचारा पुअर हो गया। अगर ये पुअर हो गया तो किसी रिच सेंटर पर अटैक करेगा। इसका काम क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यह एल्कीन में और एल्काइन में जलायोजन कराते हैं। जलायोजन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, बहुत सही। ये जो आप वर्ड लिखे हो जलायोजन, जलायोजन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ये जलायोजन है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे होगा, अब किस पर होगा, कैसे होगा, इसको समझना है। तो जो आपका H2SO4 है, इसका काम क्या होता है? रिएक्शन में प्रोवाइड करेगा H प्लस, और H प्लस आपका क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो ये अटैक करेगा
किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, और वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर यहाँ पर क्या है, एल्कीन और एल्काइन। आपके मन में आ जाएगा कि सर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे एल्काइन बोलते हैं। तो ये कैसे रिच हुए? तो मेरे बच्चों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जब भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक बॉन्ड आ जाता है पाई। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये लूजली बॉन्ड होता है, तो किसी भी रिएजेंट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस महसूस होती है। यहाँ दो पाई बॉन्ड है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच जैसा बिहेवियर, ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चों आप देख रहे हैं, सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल है ये दो स्टेप में, जैसे हम इसको दिखाएं, ये आपका स्टेप ये है और ये आपका स्टेप बी है। स्टेप ए में हम क्या देख रहे हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस निकल करके इसके पास जुड़ रहा है, OH माइनस इसके HSO4 माइनस इसके साथ जुड़ रहा है, आपका बन जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका HSO4 है वो इस H के साथ कंबाइन होकर के निकल जाएगा और फिर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, OH। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मुझे दिख क्या रहा है, मुझे दिख इतना रहा है कि पहले हमारा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है वो CH3 CH2 OH। ये देखो एथेनॉल, इसका मतलब ये CH2 से बन गया है CH3, यानी यहां पर जुड़ गया है H प्लस, ये CH2 से क्या बन गया है OH, यानी यहां पर जुड़ा है OH। यानी वो क्या रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एक कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और एक कार्बन में OH जुड़ रहा है, यानी H और OH का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, जलायोजन। ये हम समझ रहे। अब जब ये जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा ये हम समझ लिए। यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, मार्कोनी काफ्का नियम लागू। क्या है मार्कोनी काफ्का नियम, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। इतना तो हम समझ गए कि जो डाइल्यूट H2SO4 है, ये काम क्या करता है, एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर ऐड करता है। एडिशन ऑफ वाटर की बात करें तो H प्लस और OH माइनस ऐड करता है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें सबसे पहले ऐड होगा H प्लस और फिर उसके बाद में ऐड होता है आपका OH माइनस। हम मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे हैं, बेसिक रूप से हम आपको समझा रहे हैं। और इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, इस पर लग जाएगा H, तो सॉरी कुछ नहीं है, इसके ऊपर लग जाएगा OH। इसमें जो बोल रहा है कि मार्कोनी काफ्का नियम लागू, उसका कोई मतलब नहीं। मार्कोनी काफ्का मतलब है जब आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तो वाटर का हाइड्रोजन ऐसे जगह पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा। ध्यान दें, H2O में जो आपका H प्लस और जो OH माइनस है, तो H प्लस कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। आपको अक्सर हम बताते रहते हैं कि अमीर को और अमीर बना देना है, अमीर को और अमीर बना देना है, यानी जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर और हाइड्रोजन जोड़ करके और बना देना, यानी रिच बिकम रिचर। समझ गए मेरे बच्चों? अब देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है यही मार्कोनी का नियम है। जैसे यहाँ पर अगर मैं वाटर का एडिशन कराऊं तो वाटर का एडिशन आपके डाइल्यूट H2O की जरूरत होती है, और इसमें अगर आपने रिएक्शन करा तो H कहाँ जोड़ोगे, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, अमीर को अमीर बनाना है। यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन में यहाँ पर आपका आता है CH2, यहाँ पर आपका आता है CH, CH2 के जगह पर आप H जोड़ दीजिए, CH के जगह पर OH जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहाँ आपका हो गया OH, और यहाँ पर CH2 था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या हुआ CH3। ऐसा नहीं है कि दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो बनेगा लेकिन थोड़ा सा कम बनेगा। तो ये मुख्य रूप से हमारा यही बनेगा, ये आपका मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद का मतलब मेजर प्रोडक्ट है। ये बात किसने बताई,
मार्कोनिक ऑफ, इसके ऊपर मार्कोनिक ऑफ का नियम लागू। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें अगर आप देखिए तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में दोनों एक के जैसे हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है, चाहे जहां पे जोड़ो चाहे जहां वो जोड़ दीजिए, इसमें एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। एक जगह आप OH जोड़ दो और एक जगह आप H जोड़ दो, और इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट हो। डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। तो आपने देखा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड पर अगर वाटर ऐड होता है तो फाइनली ये आपका बदल जाता है एल्कोहल में। तो एल्कीन किस में बदल गया? एल्कोहल में। अगला अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट काम ये भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बताना जरूरी होगा। ये एल्काइन पर भी जुड़ता है, आपने वहां लिख लिया है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर जो देखेंगे, यहां पर अगर आप वाटर का एडिशन कराते हो, एसिडिक मीडियम चाहिए, क्या होगा? हाँ, इसके लिए जो आपको चाहिए वो HgSO4 चाहिए और फिर आपका H2SO4 चाहिए। ये H2SO4 ही है, बशर्ते उसके साथ आपका मर्क्यूरिक सल्फेट भी चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक जगह पर लग जाएगा H और एक जगह पर लग जाएगा OH। अगर हम इसे देखें तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हो गया इन, OH है तो हो गया ऑल। जो आपका इनोल है, मीडियम भी एसिडिक है, ये रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज का मतलब पुनर्विन्यास, इसमें कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट चेंज होता है, और अरेंजमेंट चेंज होने पर ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इसके पास चला जाएगा, इसका डबल बॉन्ड इसके साथ चला आएगा, तो आपका ये जो है ये CH2 और ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O इसको हम कहते हैं कार्बोनिल, और ये जनरली आपका कीटोन में या एल्डिहाइड में होता है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। जैसे अगर मेरे पास एल्काइन के रूप में हमने ले लिया है HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, यानी सीधी सी बात है C2H2 एसिटिलीन। इस पर अगर हमने H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो वही वाटर का एडिशन है, एक जगह H जोड़ो एक जगह OH जोड़ो, तो डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, CH है हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा OH। आप समझ चुके हो ये क्या है? इनोल। तुरंत ये आपका रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होने के बाद में इसका हाइड्रोजन CH2 के पास चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CH3, और ये आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आपका बना, ये इसका नाम क्या है? एसेट एल्डिहाइड। मेरे बच्चों यहां से आपने क्या प्राप्त किया? एल्डिहाइड। अगर यही कोई दूसरा होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर भी आपके वाटर का एडिशन होगा, किसके साथ में? HgSO4 के साथ। ध्यान दो, वाटर के एडिशन में अभी आपको बताया रिच बिकम रिचर, हाइड्रोजन वहां जुड़ोगे जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में आपका जब बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो हाइड्रोजन को कहां जोड़ना है? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, यानी CH है ये बदल जाएगा आपका CH2 में, और जो दूसरा आपका C डबल बॉन्ड है उस पर लग जाएगा OH। ये भी आपका रीअरेंज होगा, इसका हाइड्रोजन यहां से उठ करके इसके साथ चला आएगा, तो आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से क्या बन गया? ये कीटोन। इसका नाम क्या है? एसीटोन, या IUPAC बोले तो प्रोपेनोन। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन है ये एल्कीन पर अगर वाटर का एडिशन कराएगा तो एल्कोहल बनेगा, और अगर एल्काइन पर बनाएगा तो एल्डिहाइड या कीटोन पर एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले बनता है इनोल, और इनोल आपका बदल जाता है कीटोन में। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो ये फिनोमेना होती है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म।
इसको हम कभी आगे डिटेल में भी ये बात करेंगे। टाटा मेरिज्म, कीटो इनोल चला हुआ होता है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि आगे बहुत सारे क्रियात्मक समूहों के साथ लगे। अगला रिएजेंट हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड ही है, लेकिन हमने उसको अब की बार क्या किया है, कंसंट्रेट ले लिया है। ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण कराता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब वाटर कैसे निकलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, थोड़ा हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो डिहाइड्रेशन है, जो रिमूवल ऑफ वाटर है, ये दो टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या, देखो बढ़िया सुंदर सा लिखा हुआ है। इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, CH3 को हम क्या मान लें, CH2 और H, कोई दिक्कत आपको। दूसरा आपका क्या है, CH2 और OH। अगर हमें वाटर निकालना है तो वाटर में OH ग्रुप के साथ में आपका H निकल जाएगा। अगर उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का OH हो और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का H भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूल, अंतः अणु, उसी अणु के अंदर। और आप समझ गए होंगे, यहां से H और यहां से OH निकालो, आपका निकल जाएगा H2O, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, CH2 की वैलेंसी भी फ्री हो जाएगी, इस CH2 की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, क्या बोलो। तो ये तो रहा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब OH निकला तो क्या बना भैया, एल्कीन। लेकिन अगर ये कहीं इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल से OH निकाल लिए, दूसरे मॉलिक्यूल से हमने H निकाल दिया, उसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। CH3 CH2 OH, दूसरा भी मॉलिक्यूल हम ले लें, इसके इस तरह से लिख देते हैं, HO CH3 तो सॉरी CH2 CH3। ऐसी सिचुएशन में यहां से इस वाले मॉलिक्यूल से हम H ले लें, इस वाले मॉलिक्यूल से हम OH ले लें। आप समझ चुके होंगे, वाटर मॉलिक्यूल तो निकल गया, लेकिन बचा क्या, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा आपका CH3 CH2, फिर यहां पर आएगा O, फिर इधर आपका होगा CH2, और फिर इधर आपका आ गया CH3, जिसको आपकी बुक में क्या लिखा, सी, यानी जो आपका पीपीटी दिख रहा है C2H5O C2H5। यानी अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो कार्बन चेन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कंसंट्रेट H2SO4 है, ये एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता है, एल्कोहल में से वाटर का रिमूवल करता है, और ये रिमूवल भी आपका दो प्रकार का होता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए तो क्या बन जाता है मेरे बच्चों, एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ये क्या बनेगा, ईथर। क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 443 केल्विन या 413 केल्विन, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर आपने चेंज किया, प्रोडक्ट भी आपका चेंज हो जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4। यानी मेरे बच्चों समझ गए, इसका काम क्या है, पानी निकालना। कोई भी एल्कोहल है, उस एल्कोहल से पानी निकाल लेगा। बहुत सही बच्चों, लोग एल्कोहल में पानी निकाल डालकर पीते हैं, ध्यान देना मेरे बच्चों। कॉमन पीपुल्स एल्कोहल में पानी डालकर पीते हैं, और हमारा जो कंसंट्रेट H2SO4 है, ये एल्कोहल से पानी निकाल कर पीता है। यानी ये बेचारा पानी का प्यासा है, चाहिए पानी का प्यासा है, लेकिन इसकी प्यास बिसलरी वाटर से नहीं बुझती है,
ये एल्कोहल से पानी निकाल कर पिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा लोग एल्कोहल में पानी डालकर पीते हैं, और मेरा जो प्यारा कंसंट्रेट H2SO4 है ये एल्कोहल से पानी निकाल कर पीता है। बहुत अच्छा, आप समझ गए। अगला हम एग्जांपल लेते हैं, इसी के कुछ और रिएक्शन हम देख लेते हैं। यहां देखिए, अभी आप देख ही चुके हो, एक जगह से OH निकालो, एक जगह से H निकालो, क्या बनेगा? एल्कीन। यहां पर देखो OH है, इन दोनों में से चाहे जहां से आप निकालो, बन गया आपका एल्कीन। हाँ, यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, वो हम क्या कहते हैं, जैसे वहां पर जब जोड़ रहे थे, जब आप जोड़ने की बात कर रहे थे, उस जोड़ने में आपको हमने बताया था अमीर को और अमीर बना देना है। तो यहाँ पानी निकालना है, यहाँ तो आप एलिमिनेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पर इसका उल्टा गरीब को और गरीब बना देना है। यानी OH ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी गरीब को और गरीब बनाना है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मेरे पास एग्जांपल है CH3, CH2, CH, OH और यहाँ CH3। आपने कंसंट्रेट H2SO4 ले ही लिया है, आपने गर्म भी कर दिया। अब ये OH आपका निकलेगा और OH के साथ में H भी निकलेगा। OH के साथ, क्योंकि आप जानते हैं अल्कोहल पानी पीता है, कहां से? अल्कोहल से पानी निकाल करके। OH तो मुझे इस मिल गया, लेकिन H कहां से निकाले? यहाँ तो CH3 है, यहाँ CH2 है। अभी आपको बताया गरीब को गरीब बनाना है, यानी कम हाइड्रोजन हो वहां से निकाल कर उससे और कम कर दो, यानी आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, यानी गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर। ये हम ऐसे आपको समझाने के बोल दिए, एक्चुअल में ये है मार्कोनी काफ रूल। क्या है ये? MKR, मार्कोनी काफ रूल। और ये आपका है सेटजेफ रूल। अमीर को और अमीर मार्कोनी काफ, गरीब को और गरीब सेटजेफ रूल। ये आपको समझाने के लिए हमने बता दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल आप और भी कर लीजिएगा। CH3, CH3, CH, OH, CH2, CH3। ये आपका है। तब आप बता ही देंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, करिएगा। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम समझ गए। यहां पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। OH आपने यहां से निकाला, और इसके बगल से 3 हाइड्रोजन, 3 CH3 है, इसमें से कहीं से भी आप निकाल लो, यहां पर निकाल लिया। एक बात यहां पर जो स्पेशल ध्यान देने वाली है, जो स्पेशली जो आपको नोट करने वाला है, ध्यान दे। जब हम आपको बता रहे थे कि यहाँ 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटर और एक होता है इंटरा। इंटर केवल 1 डिग्री अल्कोहल में होता है, यानी 1 डिग्री का मतलब इसमें दोनों होता है। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या है? इंट्रा भी होगा और इंटर भी होगा, यानी का मतलब 2 अणुओं के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाएगा। लेकिन जो इंट्रा है, अगर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल ले, तो यहां पर ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, यानी यहां पर आप ईथर बनाने वाली बात नहीं सोच सकते। यहां पर आप ईथर जैसी बात ना करें। तो हम आपको सामने एक क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। रिएजेंट यूज इन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आंसर आप लोग दीजिएगा।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम एक होमवर्क भी दे रहे हैं और उसके साथ फिर इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। तो CH3 CHOH कंसंट्रेट H2SO4, साथ ही साथ हमने गर्म कर दिया है, ये बना है A, और फिर इस पर हम ट्रीट कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4, फिर इस पर बन रहा है B। इसको पूरा करिए। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं CH3 CHOH CH3 कंसंट्रेट, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ये CH2 करते हैं और इसको हम करते हैं CH2OH। CH3 CH2 और CH2OH, यानी ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। कंसंट्रेट H2 आपने हीट कर दिया, यहाँ पर कुछ बना आपका C, और इसको फिर हमने क्या किया है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, एक्वस H2SO4। इससे फिर आपका बनेगा यहाँ D। हम ये पूछेंगे कि ये जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है उससे ये जो बना ये क्या है। ABCD की आपको पहचान करना है, रिएक्शन को आप लिखिए और ABCD की पहचान करो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमें इतने समय तक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और अब हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे अपना नया रिएजेंट लेकर के। तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और बहुत जल्दी से हम लोग मिलेंगे अपने नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।